हेलो एवरीवन, आज है 18 ऑफ द मई 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली द हिंदू एनालिसिस और उसके साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल या फैक्चुअल क्वेश्चंस में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, हम उनका क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज है 18 ऑफ द मई और आपको पता है कि आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो आज 2 डे ऐसे हैं, यानी कि 2 ऐसे डे सेलिब्रेट होते हैं आज के दिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ सकता है। एक यहाँ पर कौन सा आता है, तो 18 ऑफ द मई को हम सेलिब्रेट करते हैं, याद रखना, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। याद रखना मैंने क्या लिखा, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। अगर पूछ ले गलती से कि वर्ल्ड एड्स डे कब बनाया जाता है, तो जो एड्स डे है ना वो कब सेलिब्रेट होता है, तो वो होता है 1 ऑफ द दिसंबर। दोनों में डिफरेंस है। इस दिन हम अवेयरनेस फैलाते हैं कि एड्स के बारे में लोगों को पता चले, उसकी अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि याद रखना ये एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है। ठीक है, अगर ये एक बार किसी पर्सन को हो जाती है तो लास्ट में उसका सॉल्यूशन डेथ ही होती है। अब कहने का मतलब ये है कि फिर 2 दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो ये इतनी बड़ी बीमारी है, इतनी बड़ी डिजीज है कि हमें 2-2 बार इसके लिए अवेयर करना पड़ता है। इस दिन क्या सेलिब्रेट होता है 18 ऑफ द मई को, कि हमें क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है इसकी वैक्सीन को लेकर, क्योंकि इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, इसको कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन इसको कंप्लीटली एंड नहीं किया जा सकता। देखो 2 चीजें होती है बेसिकली, एक होता है हमारे सामने एड्स, ठीक है, एक होता है हमारे सामने HIV। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, उस बॉडी की वो कंडीशन जब हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो चुका होता है, वीक हो चुका होता है। तो जब भी इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, एड्स कहेंगे। बात समझ में आ रही है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। लेकिन अगर वो जो सिंड्रोम जो है, अगर वो जो वीकनेस है जो हमारे इम्यून सिस्टम की, वो HIV की वजह से है, तो याद रखना HIV बेसिकली क्या है, एक वायरस का नाम है। ठीक है, इसका मतलब होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये क्या होता है, ह्यूमन, दोनों में डिफरेंस याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ये क्या है, एक वायरस है, और ये क्या है, ये एक हमारी बॉडी की कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी में वीकनेस आ जाती है। ऐसे समझ लो जैसे कि मान लो कोविड-19 था, तो कोविड-19 कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है। एक्चुअल वायरस कौन सा था, तो सार्स, SARS आपने पढ़ा होगा, उस टाइम पर काफी न्यूज में भी रहता था। ठीक है, तो सेम ऐसे ये क्या एक कंडीशन है, ये क्या है, एक वायरस का नाम है। इस वायरस की वजह से अगर कोई हमारे बॉडी के अंदर वीकनेस आती है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो हम उसे कंबाइंडली HIV एड्स कह देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है कब, तो इसकी वैक्सीन के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है 18 ऑफ द मई, याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे इसकी जो वर्ल्ड एड्स डे होता है वो कब होता है, 1 दिसंबर, 1 ऑफ द दिसंबर। अगर पूछे इंडिया में सबसे ज्यादा केस कहां पर है, तो याद रखना महाराष्ट्र पहले नंबर पे है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा, कर्नाटका। इन 3 स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा HIV के तुम्हें केस देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछे इंडिया की क्या कंडीशन है, तो याद रखना, अगर मैं मेल्स की बात करूं तो इंडिया में लगभग 0.24% जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 0.24% जो मेल है वो इस बीमारी से या उसके पास HIV वायरस मिल जाएगा तुम्हें, यानी कि वो उसको हो रखा है, कहने का मतलब। अगर मैं बात करता हूं फीमेल्स के बारे में, तो याद रखना फीमेल्स की अगर काउंटिंग करता हूं तो 0.20% जो फीमेल्स हैं इंडिया में वो HIV वायरस से क्या है, उनको वायरस है। अब बात समझना, इसके लिए अवेयरनेस फैलाना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर मैं 2019 के डाटा की बात करूं तो 2019 के टाइम पर भारत में 24.50 के लगभग लाख जो लोग हैं इंडिया में, वो सब किससे थे, तो उनको क्या था, HIV एड्स वायरस था। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेज के अंदर लिख लेना थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर, जो कि आज की हमारी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में से एक है। पहला कौन सा है, देखो, वाई डिले इन द अपलोडिंग टर्न आउट डाटा ऑन द वेबसाइट, सुप्रीम कोर्ट आस्क इलेक्शन कमीशन। देखो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, आपको पढ़ा हुआ है, फिर दोबारा से मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। इलेक्शन कमीशन का काम क्या है,
ये बना कब था? तो 25 ऑफ द जनवरी 1950 को बना होता है। 25 ऑफ द जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो उस दिन हम नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछेगा इलेक्शन कमीशन में कितने लोग होते हैं? तो याद रखना 1+2 लोग होते हैं, यानी कि एक कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 2 कौन होते हैं? इलेक्शन कमिश्नर, जो अभी बनाए गए थे, सुखबीर संधू और वो। ठीक है, अब मैंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, इतनी बार पढ़ा है हमने, राजीव कुमार। आपसे पूछ सकता है कि पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? फर्स्ट सीईसी ऑफ इंडिया कौन था? तो सुकुमार सेन। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि कितनी कमेटीज इलेक्शन कमीशन से रिलेट करती हैं, तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं एक बार। एक होती है तारकुंडे कमेटी, ठीक है, एक होती है कौन सी? गोस्वामी कमेटी। ठीक है, तो जो गोस्वामी कमेटी होती है उसकी रिकमेंडेशन के बाद याद रखना 1991 में जो ये आपका इलेक्शन कमीशन था वो 1 से 3 मेंबर कमेटी बना था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब इलेक्शन कमीशन फॉर्म किया गया था उस समय कितने मेंबर कमेटी थी? तो 1 मेंबर कमेटी थी। ठीक है, बाद में तारकुंडे कमेटी ने रिकमेंड किया, फिर गोस्वामी कमेटी ने रिकमेंड किया, उसके बाद क्या हुआ 1991 में जो इलेक्शन कमीशन था उसके अंदर 3 मेंबर्स कर दिए गए। आज भी कितने हैं? 3 मेंबर्स, ध्यान रखना। ठीक है, और इलेक्शन कमिश्नर की न्यूज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी अपॉइंटमेंट करने के लिए जो काउंसिल बनी होती है उसमें पीएम होते थे, सीजीआई होते थे और हमारे अपोजिशन के लीडर होते थे। लेकिन अभी रिसेंटली क्या किया गया, उसमें चेंज कर दिया गया। अब पीएम है, सीजीआई को रिमूव कर दिया, उनकी जगह कैबिनेट मिनिस्टर आ चुके हैं और अपोजिशन का लीडर। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। अब ये तीनों मिलकर किसके अपॉइंटमेंट करेंगे? इलेक्शन कमिश्नर में या इलेक्शन कमीशन में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी अपॉइंटमेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा बेसिक डाटा याद रखना किसके बारे में? इलेक्शन कमीशन। अब आपसे पूछेगा कि जो इलेक्शन कमीशन है, अच्छा पहली बार इसने जो वोटर आईडी कार्ड होते हैं, वो जो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं उसके अंदर फोटो लगाना कब से शुरू किया था? तो वो कब से किया था? 1993 से किया था। अगर पूछे पहले इलेक्शन किस पे होते थे तो आपको पता होना चाहिए, बैलेट पेपर पे होते थे। पहली बार ईवीएम कब यूज की गई थी? 1982 में केरला में। अगर जनरल इलेक्शन की बात करें तो 2004 में यूज की गई थी। ठीक है, अभी वीवीपैट भी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। ये जो वीवीपैट है ये सबसे पहले कब यूज किया गया था? 2014 वाले इलेक्शन के अंदर इसको यूज किया गया था। इन कुछ बातों को ध्यान रखना। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं बहुत बार। अब मैंने कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर है या जो इलेक्शन कमीशन है ये काम क्या करता है, तो इसका काम क्या होता है बेसिकली समझना, फिर हम इसकी न्यूज के ऊपर चलेंगे। इसका काम क्या होता है कि ये आपकी वोटिंग लिस्ट बनाता है, ये आपके जो वोटिंग लिस्ट के बाद आपके जो वोटिंग आईडीज होते हैं वो बनाता है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करता है, इनको सिंबल प्रोवाइड कराता है। जैसे अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितनी टोटल नेशनल पार्टीज है हमारे पास, तो आपको पता होना चाहिए 6 नेशनल पार्टी है। ठीक है, उनकी कंडीशंस हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कि 6 कंडीशंस हैं या 6 नेशनल पार्टी हैं, तो पहली और लास्ट लिख लेते हैं। सबसे फर्स्ट कौन सी होती है? पहले नंबर पे कौन होती है? तो आपकी आएगी कौन सी? कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब बनी होती है? 1885 में। और लास्ट कौन सी है? आम आदमी पार्टी। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकता है स्टेट पार्टीज कितनी है, तो याद रखना स्टेट पार्टीज कितनी है, तो लगभग ये हमारे पास 50 है, 49 और 50 के आसपास। अगर आपसे पूछे टोटल पार्टीज कितनी है तो 2500 के आसपास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब एक बात समझना, ये बना दिया इसने और क्या करता है, तो ये डीलिमिटेशन करता है। अब डीलिमिटेशन क्या होता है समझना, ये इलेक्शन कमीशन आपका डीलिमिटेशन भी करता है। जो डीलिमिटेशन होता है उसका मतलब क्या है, सिंपल सा समझना। अगर स्टेट की बात करें तो आर्टिकल 170 में लिखा है, अगर सेंटर की बात करें तो आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है। किसके बारे में? डिलिमिटेशन के बारे में। डिलिमिटेशन का मतलब होता है एरिया का, अगर एरिया है, मान लो कोई एरिया है, इलाका है, उसमें 2 एमएलए हैं, 2 एमपी है, मान लो है 2 एमएलए हैं, पॉपुलेशन उसकी 10 लाख। कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ, 10 साल 15 साल 20 साल कुछ भी टाइम पीरियड के बाद उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई, 20 लाख हो गई, एरिया भी बढ़ गया, तो वहां पर वो 2 लोग अच्छे से सर्व नहीं कर पाएंगे, तो उनकी क्या बढ़ाई जाएगी, उनकी जो नंबर ऑफ सीट्स है या जो नंबर ऑफ एमपीज एमएलए जो बढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डिलिमिटेशन। और डिलिमिटेशन कब तक फिक्स है, तो याद रखना 2026 तक। जो डिलिमिटेशन है वो कब तक नहीं कर सकते आप, 2026 के बाद हम 2021 का जो पॉपुलेशन डाटा आएगा सेंसस, उसके बिहाफ पर हम डिसाइड करेंगे कि कितना डिलिमिटेशन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ
इंडिया। अब आ जाते हैं न्यूज के ऊपर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या न्यूज में है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आप जानते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भाई क्यों तुम जो डाटा है उसको अपनी वेबसाइट पर क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। जैसे मान लो आज फेज 1 का इलेक्शन हुआ, फेज 2 का हुआ, फेज 3 का हुआ, फेज 4 का हुआ, 7 फेज में इलेक्शन होने हैं। अब जिस दिन इलेक्शन हो गया उसके अगले दिन तक इस बात का डाटा आ जाना चाहिए कि हाउ मेनी परसेंटेज वोटर्स पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन, और कितनों ने पार्टिसिपेट किया, कितनों ने नहीं किया। इससे क्या एक डाटा निकल के आ जाता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। इससे एक कह सकता हूँ रुझान आने वाली कंडीशंस आ जाती हैं कि किसके वोटिंग बढ़ रहे हैं, किसके नहीं बढ़ रहे हैं। तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कर रहा था तो उसको किसने फटकार लगाई, अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर आपके सामने ईवीएम दिखी हुई होगी, आपको दिख रही होगी, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ईवीएम के साथ क्या जुड़ा होता है। ये ईवीएम है, ये क्या जुड़ा है, वीवीपैट। जब आप इसमें बटन दबाते हो तो इसमें आपको दिखता है कि हाँ भाई किसके नाम पर तुमने पर्ची डाली है, किसके नाम पर वोट डाला। अगर इसमें गड़बड़ हो रही है, हालांकि गड़बड़ होती है नहीं होती है पता नहीं, बाद की बातें हैं, लेकिन अभी किसी ने पेटिशन लगाई थी कि जितने भी वीवीपैट में जो पर्चियां निकलती हैं इन सभी को क्या कराई जाए, क्रॉस वेरीफाई किया जाए। तो याद रखना इस बात को भी। अभी कुछ दिन पहले हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर चुका है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% ईवीएम की जो बैलेट पेपर से जो वीवीपैट है उनकी पर्चियों को मैच कराया जा सके। हाँ, रैंडमली वो क्या करते हैं, किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, कोई रैंडम 5 जो बूथ होते हैं वो उठा लेते हैं और उनको चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, ठीक है। अब वो कौन से 5 होते हैं वो तो सरकार पे या फिर इलेक्शन कमीशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। ये कुछ बातें थोड़ी सी ध्यान रखना जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आई थिंक इससे पहले हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी। अगर थी तो उनका नाम क्या था, अगर नहीं थी तो ऐसा लिखना कि कोई भी नहीं बनी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। स्टेट कैन नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर। देखो ये एक अच्छी न्यूज है। मैंने आपसे कहा कि सरकार कल को चाहे कि मेरा घर बीच में आ रहा है और उसको सड़क बनानी है, तो अगर मैं उसको घर ना दूं तो कुछ नहीं कर सकता मैं, सरकार को मुझे घर देना पड़ेगा, क्योंकि राइट टू जो प्रॉपर्टी है ना वो मेरा क्या नहीं है, अब फंडामेंटल राइट नहीं है। याद रखना 2 चीजें होती हैं, एक होता है फंडामेंटल राइट, ठीक है, और एक दूसरी चीज होती है लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह सकता हूं। डिफरेंस क्या है समझना। अगर फंडामेंटल राइट का वोलेशन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हर कोर्ट को परमिशन दे के रखता है, लेकिन हाँ उसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वहां से आपको क्या मिलती हैं, 5 रिट्स मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके लीगल राइट का वोलेशन हो गया तो आपको कोई भी क्या नहीं मिलता, एप्लीकेशन नहीं मिलता कि आप जाकर उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वो बाद की बातें हैं कि हाई कोर्ट के पास एक 6th रिट होती है जिसे इंजंक्शन कहा जाता है। आर्टिकल 226 में ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं जस्ट इतना कहना चाह रहा हूं कि जो मेरे फंडामेंटल राइट है, कितने फंडामेंटल राइट है मेरे पास, तो याद रखना पहले मेरे पास फंडामेंटल राइट हुआ करते थे कितने, 7। आज के दिन अगर पूछे मेरे पास फंडामेंटल राइट कितने हैं टोटल, तो याद रखना 6। तो जो 7 में से एक निकला वो कौन था, तो वो था राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी को कब निकाला गया, तो याद रखना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार होती है, ठीक है, ऐसे भी पूछ लेता कई बार। अब जब ये हटा दिया जाता है तो अब ये क्या बना दिया, तो अब ये पहले क्या था फंडामेंटल राइट, अब इसको क्या बना दिया, तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया, जो कि आपके पार्ट नंबर 12 का पार्ट है, ठीक है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ओरिजिनली कितने थे, 22। उनमें से 12th नंबर वाले पार्ट में किसको डाल दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। पहले किस पार्ट में था, तो जो फंडामेंटल है वो कौन से पार्ट में लिखे हुए हैं, पार्ट नंबर 3 में लिखे हुए हैं। फर्स्ट में क्या है, इंडिया के बारे में, इंडियन यूनियन टेरिटरी स्टेट वगैरह, दूसरे में सिटीजनशिप और तीसरे में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, अगर तुम कहीं भी दुनिया में पैदा होते हो तो तुम्हें ह्यूमन राइट्स मिलते हैं, है ना, ह्यूमन राइट्स कमीशन बने हुए हैं जगह जगह। लेकिन अगर आप इंडिया में पैदा होते हो तो इंडिया आपको क्या देता है, फंडामेंटल राइट्स देता है। और वो कौन कौन से हैं, तो टोटल पहले 7 थे, अब 6 हैं। अब याद रखना जब 6 हो गए हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी तो हट गया,
अब वो क्या बन गया, लीगल राइट बन गया, आपसे छीना जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं छीन लेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इन 7 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टेट या सेंटर आपसे जमीन नहीं छीन सकती। और यही तो न्यूज है, देखो क्या लिखा है, स्टेट कैन नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी विदाउट प्रॉपर प्रोसीजर। और वो जो प्रॉपर प्रोसीजर है ना तुम्हारी जमीन को छीनने का, एक्वायर करने का, वो ये 7 चीजें हैं। मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट होता तो सुप्रीम कोर्ट बचा लेती तुम्हें, है ना। केशवानंद भारती केस यही तो था, उसके बाद 500 एकड़ जमीन थी, ठीक है, उसने कहा मैं नहीं दूंगा। उसके बाद बहुत सारे चेंजमेंट हुए, 13 जजेस की बेंच बैठी, 24 अप्रैल 1973 को डिसीजन आया, और एक हिस्टोरिकल डिसीजन था, 7:6 में डिसीजन आया। और उसके बाद चलते चलते क्या हो गया, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। बात समझ में आ रही है। अब मैंने कहा कि अगर ये लीगल राइट है तो क्या कोई भी सरकार तुमसे कुछ भी छीन लेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उससे बचाने के लिए तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि तुम्हारे पास क्या है, ये 7 राइट है। देखो, राइट टू नोटिस, आपको पहले नोटिस देना होगा, ये नहीं कि उसको उठा के भगा दोगे। दूसरा कौन सा, राइट टू बी हर्ड, सुनना चाहिए कि वो जो अगला बंदा है वो देना चाहता है जमीन की नहीं देना चाहता। तो उसके बाद राइट टू रीजन डिसीजन, उसके डिसीजन बताने होंगे उसको कि हम क्यों जमीन लेना चाहते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पब्लिक पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे वो सब बताओ उसको, ठीक है। उसके बाद है राइट टू फेयर कंपनसेशन, उसको अच्छा पैसा दो, याद रखना सरकार लगभग 3 गुना पैसा आपको देती है, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंट प्रोसेस इतनी स्मूथ होनी चाहिए कि आज मैंने जमीन बेची, सरकार ने काम शुरू किया, मेरे पास पैसा आ गया, मैं भी सेटिस्फाई, सरकार भी सेटिस्फाई, काम चलने लगा, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ये सारे के सारे काम क्या होने चाहिए अच्छे से स्मूथली चलने चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने किसको कहा है, स्टेट्स वगैरह को कहा है। तो थोड़ी सी इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट है, तो थोड़ा सा आइडिया रखना और कौन कौन से फंडामेंटल राइट हमारे पास। तो सबसे पहला कौन सा आता है, राइट टू इक्वेलिटी, है ना। ये सब हम पढ़ चुके हैं एक बार, फिर भी एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो कौन सा है, राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक लिखा हुआ है। फिर आता है कौन सा, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम किस में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 19 से 22। फिर आता है कौन सा आपका, तो आपका आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट आपको राइट मिलता है ना, चाइल्ड लेबर और वो सब, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। फिर आपके पास आता है कौन सा, राइट फॉर रिलीजियस फ्रीडम। और रिलीजियस फ्रीडम का जो राइट है वो किसमें है, आर्टिकल 25 से 28 में लिखा हुआ है। फिर आपसे पूछेगा नेक्स्ट कौन सा आता है, तो नेक्स्ट आता है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। वो किसमें है, कल्चर एंड एजुकेशन। तो वो कल्चर किसकी बात कर रहा है, तो वो माइनॉरिटी के कल्चर की बात कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। उसका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 29 एंड 30। और जो लास्ट आता है वो कौन सा है, आर्टिकल 32, जिसको हम क्या कहते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब क्या होता है कि जब तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, जब तुम कोई डिजीज हो जाए, तो डॉक्टर तुम्हें क्या लिखते हैं, रेमेडीज। तो समझना, अगर आपके शुरू के 5 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, तो आपको बचाने के लिए जो दवाई बनाई गई है, जो रेमेडी बनाई गई है, वो है आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, इट इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कहते हैं, आर्टिकल 32 को। और अगर पूछे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आर्टिकल 13 को कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट भी ध्यान रखना, बात समझ में आ रही है ना। और आर्टिकल 31 में पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटाकर उसमें डाल दिया जा चुका है। ये कुछ बातें बेसिक सी ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। गुजरात अंबाजी मार्बल गेट्स जीआई टैग। देखो, जो अंबाजी मार्बल है ना, पहले आपको ये पता होना चाहिए जीआई टैग क्या होता है। तो जीआई टैग का सिंपल सा मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसका एक्ट कब आया था, 1999 में। कितने साल के लिए वैलिडिटी होती है, 10 साल के लिए, 10 ईयर के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, अच्छा सबसे पहले कब आया, 15 सितंबर 2003। सबसे पहले किसको मिला होता है, तो याद रखना दार्जिलिंग टी। किसको मिला होता है, दार्जिलिंग टी को, ठीक है। आपसे पूछेगा इसमें होता क्या है, किस किस प्रोडक्ट को मिलता है, तो याद रखना एग्रीकल्चर का कोई प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट, फूड स्टफ, स्पिरिट ड्रिंक्स यानी कि जो ड्रिंक वगैरह यूज होती हैं, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इनको क्या मिलता है, जीआई टैग। बेसिकली ये होता है कि किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया तो उस जीआई टैग या वाले प्रोडक्ट को बेचने वाले जो लोग हैं उनकी इकोनॉमी अपने आप बूस्ट कर जाती है, क्योंकि वो एक उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी का एक फेमस प्रोडक्ट बना दिया जाता है।
समझ में आ रही है बात? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके बेसिक। सबसे पहले 2003 में एक्ट कब आया था? 1999 में। वैलिडिटी कितने दिन की होती है? 10 साल की होती है। अभी किसको मिला है? तो अंबाजी मार्बल, ठीक है। सबसे पहला किसको था और इस ईयर में सबसे ज्यादा कौन से स्टेट को मिला, बस वो हमें लास्ट तक याद रखना है, ठीक है। वन लाइनर का क्वेश्चन पूछेगा, फैक्चुअल क्वेश्चन आपको सीधा याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर पूछे इसका लोगो, तो ये नया लोगो बना दिया गया जीआई टैग का, तो याद रखना कौन कौन से कलर हैं उसमें, कई बार पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चंस भी, तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन लॉन्चेस स्वच्छता पखवाड़ा। देखो स्वच्छता पखवाड़ा क्या होता है कि आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं कि सबसे जरूरी जो चीज है ना आज के टाइम पर, वो हो चुका है स्वच्छता, हाइजीन। आपको अगर स्वच्छता नहीं है ना, आपके यहाँ पर स्वच्छ एनवायरनमेंट नहीं है ना, और स्वच्छता का मतलब ये है कि स्वच्छता का मतलब ये नहीं है कि साफ पानी होना चाहिए, साफ एनवायरनमेंट भी उसमें आता है, ठीक है ना, हर चीज क्लीन होनी चाहिए ताकि तुम्हारी लाइफ अच्छे से जी जा सके। मैंने एक बार पहले भी बताया था, ह्यूमन लाइफ को अच्छा करना है तो एनवायरनमेंट लाइफ को अच्छा कर लो, एनवायरनमेंट को सुधारना है तो एनिमल लाइफ को अच्छा कर लो, एनिमल लाइफ को सुधारना है दोनों को अच्छा कर लो, तीनों को सुधारना है एक दूसरे को अच्छा कर लो, हमारी जो अर्थ है वो अपने आप ही अच्छी बन जाएगी। तो जो स्वच्छता पखवाड़ा है, बेसिकली इसका मतलब समझना, इसका मतलब होता है सैनिटेशन। जो सैनिटेशन होता है ये क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओपन सैनिटेशन हो रहा है। जैसे सैनिटेशन के लिए आपने देखा होगा कि हमेशा एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को यूज किया जाता है, तो उसको सबको मिटाने के लिए, है ना, अब कोई बेचारा सफाई कर रहा है नालियों की, है ना, सफाई कर रहा है किसी की सीवर टैंक की, वो बाहर आता है सोसाइटी में घूमता है, पता नहीं कौन सी बैक्टीरिया कौन सा वायरस वो सोसाइटी में फैला दे, तो ह्यूमन हेल्थ तो उससे डिस्टर्ब हो गई ना। ऐसा ना हो तो इसमें लिखा गया, पहला स्वच्छता का मतलब है सैनिटेशन। और सैनिटेशन के अंदर तुमने देखा होगा जैसे एक स्कीम चलाई गई थी लास्ट ईयर, नमस्ते स्कीम, यही तो थी। और जो रोबोट बनाए गए थे, रोबोट क्या कर रहे थे? अब सीवर लाइन की सफाई कर रहे थे, ना। बैंडीकूट, जो पहला रोबोट बनाया गया था उसका नाम क्या था? बैंडीकूट। और ये कहां से स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम? केरला से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। दूसरा क्या है? वॉश, यानी कि हमें हाथों को, कपड़ों को, है ना, हर चीज को अच्छे से वॉश करना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कोविड-19 में सैनिटाइजर का यूज किया गया था वॉश करने के लिए, ठीक है। सेम ऐसे, हालांकि अब नहीं करना है, उसके केस आ रहे हैं, लोग अंधे होते जा रहे हैं ना, और बीमारियां हो रही हैं, बाद की बात है, ठीक है। उसके बाद है एयर पोल्यूशन, हमें एयर पोल्यूशन को रोकना चाहिए। सी से क्या बना? क्लीनलीनेस, है ना, हमें हर चीज को क्लीन रखना चाहिए। एच से क्या बना? हेल्थ। और लास्ट एच से क्या बना? हाइजीन। तो प्लीज इस स्वच्छता जो है या स्वच्छ जो है, इसकी डेफिनेशन भी याद रखना, इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कब शुरू हुआ था स्वच्छता पखवाड़ा, तो याद रखना 2016 में शुरू हुआ था स्वच्छता पखवाड़ा। अगर पूछे कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर, तो पहले आता था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अब किसके अंदर आता है? तो अब आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किसके पास आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। पहले इसमें था, ध्यान रखना इन बातों को। अगर पूछे स्वच्छ भारत मिशन, तो 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। और आपको पता होना चाहिए स्वच्छ भारत उसी दिन क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि किसका सपना था भारत स्वच्छ हो? महात्मा गांधी जी का। इसलिए देखा होगा जब भी कहीं स्वच्छ भारत की बात होती है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ठीक है, ब्रिज, जहां भी तुम देखते हो, एयरपोर्ट, स्वच्छ भारत की जहां बात होगी वहां पर महात्मा गांधी की इमेज तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो स्वच्छ भारत का मिशन किसको डेडिकेटेड है? कंप्लीटली महात्मा गांधी जी को डेडिकेटेड है। ये कुछ बातें भी ध्यान रखना। और 2 अक्टूबर को क्या होती है? गांधी जयंती। तो उस दिन से इसको 2014 में जब न्यू गवर्नमेंट आती है तो इसको स्टार्ट करती है, ऐसा भी याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर पूछे कि जो आपका ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसको कौन चला रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड डेवलपमेंट, और उसके साथ कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ बातें याद रखना स्वच्छ भारत के बारे में, ठीक है। हालांकि स्वच्छ भारत के साथ साथ क्लीन गंगा ये सब भी पढ़ा होगा, नेशनल क्लीन रिवर सिस्टम ये सब भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आज के टाइम पर सबसे ज्यादा दिक्कत किसकी है? पानी की, ठीक है ना। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग अनफोर्सीन आउटकम। देखो आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर इतना राइज हो रहा है, हीट वेव्स आ रही हैं, है ना। टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है उसमें प्लेन एरियाज में तो ठीक है, 5 से 6 डिग्री बढ़ गया तो कह देंगे कि भाई हीट वेव आनी स्टार्ट हो गई। 7 डिग्री चला गया तो उससे ज्यादा तो और ज्यादा हीट वेव है, ठीक है। ऐसे आपने पढ़ा होगा हिल रीजन्स के अंदर भी होता है 35 के आसपास, 30 के आसपास। अब मैंने कहा कि इसका जो रिजल्ट है ना, ये जो हीट वेव का रिजल्ट है, ठीक है, इससे देखने को क्या मिल रहा है हमें? ग्लोबल वार्मिंग से जो वो है ना, क्या बोलते हैं, एप्पल, 1 एप्पल 1 डे, आपने सुना होगा ना, एन एप्पल 1 डे।
आपको डेली एक एप्पल खाना चाहिए। तो ये जो एप्पल है ना, इसकी जो फार्मिंग है वो पता नहीं अनफॉर्चुनेटली या सॉरी पता नहीं कैसे बढ़ती जा रही है। किसका इम्पैक्ट है? ये भी ग्लोबल वार्मिंग का। और इससे लोग क्या है, बड़े ही खुश है। देखो तुम्हें खुश नजर आ रहे होंगे ये लोग, है ना। अच्छा, अगर मैं एप्पल की बात करता हूँ तो 2-4 बातें याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, कई बार पूछ लेता है कौन सा प्रोडक्ट कौन से इलाके में सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर पूछे एप्पल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर 77.71%। सबसे कम कहाँ पर होता है? तमिलनाडु 0.01%। अगर आपसे पूछे भारत से सबसे ज़्यादा किसका प्रोडक्शन होता है, भारत में जो फ्रूट प्रोडक्शन है वो किसका होता है सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा होता है बनाना। ठीक है, और भारत में बनाना सबसे ज्यादा कहां पर होता है? आंध्र प्रदेश में। और दुनिया में भी सबसे ज्यादा बनाना जो है वो इंडिया से ही होता है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, तो याद रखना मिल्क प्रोडक्शन कहां पे हो जाएगा? यूपी। आपसे पूछ लेता है कि जो गेहूं होता है ना, वीट, वो वीट सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो यूपी। लेकिन अगर वीट पर हेक्टेयर में लिख दूं तो पर हेक्टेयर लिखते ही सॉल्यूशन आंसर चेंज हो जाएगा पंजाब, क्योंकि वहां की मिट्टी ज्यादा क्या है? फर्टाइल है। समझ गए। अगर मैं बात करता हूं कि जैसे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे मसाले सबसे ज्यादा तो आंध्र प्रदेश इस साइड से, नारियल केरला के अंदर, ठीक है, कॉफी कर्नाटका के अंदर, चाय आसाम के अंदर। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा मूंगफली सबसे ज्यादा कहां पे होती है, तो गुजरात के अंदर। लहसुन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? गुजरात के अंदर। ठीक है, बाजरा सबसे ज्यादा कहां पे होता है? राजस्थान में। मैं पढ़ा चुका हूँ, मिलेट्स में ना आता है, पानी नहीं चाहिए उसको। पानी कहां पे नहीं है? राजस्थान में नहीं है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, हालांकि अभी बेंगलोर में नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर पूछे हरियाणा में, तो हरियाणा में लगभग सभी फसलें बराबर होती हैं, कोई ऐसा नहीं है जो सबसे ज्यादा पीक पे होती हो। सोयाबीन सबसे ज्यादा कहां पे होती है? सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है 42%। अगर तुम 100 ग्राम सोयाबीन खाते हो तो 42% तुम्हें क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। आपके प्रोटीन जो शेक होते हैं जिम में यूज करते हैं उनसे भी कहीं ज्यादा। ये सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तिलहन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, तो ऐसे कई बार कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, प्रोडक्शन के भी आप पर। और उसके बाद अगर पूछे जम्मू कश्मीर में तो सेब। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नियरली 6 मिलियन ट्रीज डिसअपियर्ड फ्रॉम द फार्मलैंड्स। देखो, अगर मैं बात कहूं ना कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीजन भी क्या है, तो डिफोरेस्टेशन भी है। पेड़ क्या करते हैं? हमारे यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं। कैसे? समझो, अगर इंसान सांस ले रहा है तो उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और इंसान सांस छोड़ रहा है मान लो, तो ये क्या छोड़ेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पर कोई पेड़ लगा हुआ है, तो ये पेड़ क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और पेड़ छोड़ क्या रहा है तुम्हारे लिए? ऑक्सीजन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा ले रहा है, तो सोचो जब इतने पेड़ होंगे दुनिया में, हर जगह पर पेड़ ही पेड़ होंगे, तो सोचो सारा का सारा CO2 तो यही अब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आपका जो टारगेट बना हुआ है कि भाई 2050 तक वर्ल्ड का टारगेट है और 2070 का उसका इंडिया का टारगेट है कि हमें ग्लोबल जो कार्बन की जो वैल्यू है उसको न्यूट्रल कर देनी है, तो उसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ना, पेड़ लगाओ। लेकिन पेड़ तो लग तो रही नहीं है, जबकि पेड़ क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो कितने कम हो गए हैं, क्या उसका इफेक्ट पड़ा है, वही सब इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जांपल समझना कि पिछले कुछ टाइम से 2019 से लेकर 2022 तक, ये डाटा जरूर याद रखना है, ऐसे डाटा एग्जाम में पूछ लेता है। 2019 से 2022 तक लगभग 5.1 मिलियन टन जो पेड़ हैं वो वेस्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। ठीक है, वेस्ट नहीं, गायब। अगर मैं कहूं कि ये रिपोर्ट कौन देता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट देता है, और उसकी 17th रिपोर्ट आई थी लास्ट टाइम 2022 में। उसमें उसने बताया था कि हमारी जमीन पर देखो 5.6% जो जमीन है ना वो फार्म लैंड है, जहां पर हम फार्मिंग करते हैं, और लगभग 22% पर क्या है? फॉरेस्ट बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसी ने बताया, देखो 2 सैटेलाइट का यूज किया जाता है, दोनों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, रैपिड आई और प्लैनेट स्कोप। ये 2 सैटेलाइट हैं, इनका यूज करके इमेज निकाली जाती है, और उस इमेज के बिहाफ पर ये बताया जाता है कि कितना जो पेड़ का इलाका है वो कम हो चुका है, फॉरेस्ट एरिया कितना बढ़ चुका है। तो इसके अकॉर्डिंग 2 कौन सी नाम याद रखना, रैपिड आई एंड द प्लैनेट स्कोप। इसने बताया कि टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया जो है ना अभी कितना रह चुका है, 24.62%। इस डाटा को अच्छे से याद रखना। अगर पूछे पहली बार ये रिपोर्ट कब आई थी, तो 1987 में आई थी। अगर आपसे पूछे कि ये जो आपका FSO है, फॉरेस्ट सर्वे जो रिपोर्ट आती है, ये कौन बनाता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो याद रखना 1981 में बनी थी।
ठीक है। पहले इसका नाम क्या था, तो प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज PISFR कहा जाता था 1965। तो ये एज ए PISFR कब बना था, 1965 में। इसका नाम FSO फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट कब रखा गया, तो इसका 1981 के अंदर नाम रखा जाता है। और पहली बार रिपोर्ट कब आती है इसकी, 1987 में आती है, ठीक है। और अगर आज की बात करें तो कितना परसेंटेज हो चुका है इलाका, तो लगभग 24.62% एरिया पर क्या है, हमारे फॉरेस्ट बचे हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ही कंसर्न बन चुका है, ठीक है। तो बस इतना ही है इसके अंदर। आप भी एक काम करना, साल में कम से कम, अभी आपका सीजन आने वाला है किसका, मानसून, बारिश का सीजन, ठीक है, पेड़ लगाओ। और अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा इन हाउस या इन होम इंडोर पेड़ लगाओ, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है इंडोर ट्रीज का, है ना, कि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, ज़बरदस्ती रख लिए, इतने पैसा वेस्ट होता है, इससे अच्छा फ्री में नीम पीपल ये कुछ लगाओ बाहर, तुम्हारी आने वाली जनरेशंस तुम्हें दुआएं देंगी, है ना, तुम्हारे लिए, तुम्हें पूजेंगी कि हमारे लिए क्या छोड़ कर गए थे। वो बात समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना। और इन सब के लिए कौन ध्यान रखता है, कौन सा डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड नेशंस का एनवायरमेंट प्रोग्राम, है ना। और यूनाइटेड नेशन का एनवायरमेंट जो डिपार्टमेंट है वो कब बना होता है, 5 जून 1972। इसलिए 5 जून को क्या सेलिब्रेट करते हो, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा कहाँ पे है, MP। और सबसे कम कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है, तो मिनिमम में याद रखना कौन सा हो जाएगा, पंजाब। और सबसे कम नेशनल पार्क भी कहाँ पे है, पंजाब 0, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, चाइना रसिया पार्टनरशिप इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनीवन। देखो ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, क्या हुआ, ये कौन है, पुतिन, ये कौन है, शी जिनपिंग, दोनों आपस में मिले, ठीक है, बीजिंग के अंदर। और जब दोनों मिले तो एक नई बात निकल के आई कि क्या ये दोनों एक साथ होने वाले हैं क्या। तो इसको बेसिक सा समझना, थोड़ा सा IR में जाना, इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। मैंने कहा कि एक तरफ है रशिया, ठीक है, दूसरी तरफ है USA। ये एक दूसरे के हमेशा क्या रहे हैं, अपोनेंट, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं, ठीक है। चाहे आप देख लो, दोनों के अंदर कोल्ड वॉर हुआ था, है ना, कोल्ड वॉर चला इनके बीच में 1945 से लेकर लगभग 1991 तक क्या चला, कोल्ड वॉर चला, ठीक है। अब जब कोल्ड वॉर चला तो उसके बाद हुआ क्या कि जो आपका USSR था, उस USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया, एक बन गया आपका फेवरेट रशिया और दूसरा बन गया यूरोपियन यूनियन। और तब से यार रशिया जो है हमेशा किसके काउंटर में रहा है, USA के। जैसे याद करने की कोशिश करो कि जब हमने 1971 में लड़ाई की थी पाकिस्तान से, जब बांग्लादेश बना था, उस समय पाकिस्तान को डायरेक्टली हेल्प कौन कर रहा था, अमेरिका। अमेरिका हमेशा किसकी हेल्प करता है, पाकिस्तान की। उस समय हमारे लिए कौन सामने आया था, रशिया। उसके बाद से हमारे रशिया से रिलेशंस बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। अच्छा, हमारे किससे रिलेशन अच्छे नहीं रहते, चाइना, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना है वो हमारे उसके अरुणाचल प्रदेश के नामों के, जो शहरों के नाम बदलता रहता है, कल परसों बदल दिया, और वो हमारे बहुत पीछे लगा हुआ है। अब हमने क्या सोचा, समझना पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों ऐसी मजबूरी आई कि ये दोनों पास बैठे, क्योंकि मजबूरी तो रही होगी, वरना देखो देखो अभी क्या हो रहा है, पहले रशिया सिर्फ किसका अपोज करता था, चाहे उसका अमेरिका का। अब जो चाइना है वो भी किसके अगेंस्ट आने किसके अगेंस्ट आने लगा है, USA के, चाइना। अच्छा, अमेरिका इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, तो याद रखना अमेरिका के स्ट्रॉन्ग होने का रीजन है डॉलर। उसकी करेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने आप स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। अब जो चाइना है, उस चाइना की जो करेंसी है वो कौन सी है, युआन, ठीक है। अब चाइना चाहता है कि युआन जो है ये भी स्ट्रॉन्ग बन जाए, और इसके लिए वो क्या कर रहा है, अभी जब रशिया और रशिया और यूक्रेन चल रहा था, तो उसमें चाइना रशिया को हेल्प कर रहा था, उसमें उसको हेल्प, हर प्रकार की एड उसको प्रोवाइड करा रहा था। अब धीरे धीरे रशिया की मजबूरी हो गई कि किसके साथ चला जाए, चाइना के साथ, क्योंकि ग्लोबली लीड कौन कर रहा है, अमेरिका के अगेंस्ट चाइना, लेकिन उसका ग्लोबली जो दुश्मन है, एनिमी है, वो कौन है, रशिया। लेकिन रशिया को भी लीड कौन कर रहा है, चाइना। चाइना क्यों लीड कर रहा है, क्योंकि चाइना क्या चाहता है, देखो अमेरिका के पास सबसे बड़ी पावर है डॉलर। अगर कल को अमेरिका डॉलर में ट्रेड करना बंद कर दे तो तुम्हारी डिपेंडेंसी डॉलर पे थी, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम कुछ और खरीद ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है। तो चाइना चाहता है कि जो ग्लोबल जो डिपेंडेंसी है ना करेंसी की, वो युआन पे शिफ्ट हो जाए, इसलिए वो किसके साथ जा रहा है, रशिया और अमेरिका वैसे साथ नहीं है, तो रशिया की मजबूरी है, उसको चाइना के साथ जाना पड़ेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो आपका
जो आपका यूएसए है वो यूएसए जाता है कहां पर, सऊदी अरब। और जब सऊदी अरब जाता है तो वहां के लोगों से कहता है कि तुम क्या करना कि चाइना से जब डील करो तो तुम युआन को एक्सेप्ट मत करना। सोचो, इतना बड़ा देश चाइना से डर रहा है कि तुम युआन को एक्सेप्ट मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि अगर तुमने युआन को एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है कि मिडल ईस्ट के अंदर भी युआन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और अगर युआन ज्यादा पावरफुल हो गया आपके डॉलर से तो अमेरिका को कोई नहीं पूछने वाला। बात समझ में आ रही है? तो इसमें बस यही लिखा हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों हमेशा किसी से दुश्मनी रही होगी, आपस में कुछ रहा होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली देखा जाए तो आपके इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं उसका एक छोटा सा चैप्टर है। अब बात ये निकल के आती है कि इंडिया क्या चाहता है। आप लोग मुझे बताओ कि इंडिया क्या चाहता है, कि इंडिया यूएसए की तरफ जाना चाहता है कि रशिया की तरफ या चाइना की तरफ? तो देखो, यूएसए, पाकिस्तान, ये सारे के सारे हमारे दोस्त हैं नहीं। जब जब हमें मौका मिला है, जब जब हमें नीड पड़ी है, पाकिस्तान की हेल्प की है यूएसए ने, तो वो भरोसे के लायक है नहीं। बचा कौन? तो बचता है आपका कौन सा? रशिया। रशिया भरोसे के लायक है, लेकिन रशिया किसके इन्फ्लुएंस में है? चाइना। चाइना फिर भरोसे के लायक नहीं है। तो दो बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, हम इधर जाते हैं तो फंसते हैं, इधर जाते हैं तो फंसते हैं। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया कर भी यही रहा है। इंडिया दोनों से, जैसे उधर यूएसए से अच्छे रिलेशंस रख रहा है ताकि उससे कुछ बेनिफिट हो जाए, इधर चाइना से नहीं रख रहा है लेकिन रशिया से अच्छे रिलेशंस रख रहा है कि कुछ बेनिफिट हो जाए। तो इनडायरेक्टली इंडिया को क्या करना चाहिए? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारी सोवरेनिटी, क्योंकि हमारी सोवरेनिटी हमारे लिए सबसे जरूरी है। उसको मेंटेन करने के लिए इसको क्या करना चाहिए? अपने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए डिफेंस के अंदर, डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तुमने देखा होगा एक तरफ इंडिया में जो अग्निवीर है ये स्कीम लाई गई, जिससे जो हमारे देश के यूथ हैं उनके अंदर डीमोटिवेट हो गए वो लोग। दूसरी तरफ जापान है, जापान ये जो अपना जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाई जा रहा है। क्यों? क्योंकि जापान के बगल में पैसिफिक ओशियन है, और पैसिफिक ओशियन में अपना जो आपका अमेरिका है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता रहता है। तो उसकी इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए उसको डिफेंस में पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो हमें भी अपनी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए हमारे डिफेंस के अंदर क्या करना चाहिए? पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और सभी देशों से बराबर रिश्ते रखने चाहिए। जिस दिन जो बिगड़ जाए, हम अपने आप में सॉलिड हो चुके हैं, हम संभाल लेंगे सबको। बात समझ में आ रही है? और शायद यही पॉलिसी इंडिया भी फॉलो करता आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो एक छोटा सा आर्टिकल था किसका? इंटरनेशनल रिलेशन का। ठीक है, याद रखना। अभी कहां पर विजिट पे गए थे पुतिन? चाइना के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? अच्छा, ये वाली न्यूज भी आपने देखी होगी। अभी कल परसों क्या हुआ? अच्छा, ये वही है कि इंडिया से लेकर रशिया तक कनेक्टिविटी कैसे बनाई जा रही है। तो यहाँ से ईरान होते हुए आपने देखा होगा, ईरान का एक पोर्ट है कौन सा? आपका चाबार पोर्ट। यहाँ से हमने क्या बना दिया? इस पोर्ट को 10 साल के लिए क्या किसके ऊपर ले लिया है? लीज के ऊपर ले लिया है। ठीक है, तो इसको लीज पर लेने का रीजन क्या था वो समझना थोड़ा सा। देखो, इंडिया के मुंबई से यहाँ से कोई जहाज गया और ये चाबार पोर्ट तक पहुंचा, और यहाँ से इधर अफगानिस्तान ये होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा? पूरे रशिया तक पहुंच जाएगा। या इसको अगर इधर जाना है तो यहाँ से पास करके उधर पहुंच जाएगा। तो हम अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इंडिया ने रिसेंटली 10 ईयर का एग्रीमेंट किया किससे? ईरान के साथ। और ईरान के कौन से पोर्ट के ऊपर किया? तो चाबहार पोर्ट के ऊपर। ये भी याद रखना। अगर पूछे ग्वादर पोर्ट, बहुत बार पूछ लेता है, ये पाकिस्तान में, ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपसे पूछे कितने साल के लिए? 10 साल के लिए एग्रीमेंट है, कितने रुपए के उसमें इंडिया इन्वेस्टमेंट करेगा? $120 मिलियन की। अगर पूछे कि ये पहले क्यों नहीं चला, तो याद रखना 2003 में ये प्लान आ चुका था, प्रोजेक्ट आ चुका था कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन उस समय क्या हुआ था कि जो आपका जो यूएसए है और आपका जो यूनाइटेड नेशन है उसने कुछ सेक्शन इंपोज कर दिए थे तेहरान के ऊपर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। तो उस चक्कर में वहां पर वो नहीं चला पाए। अब जाकर उन्होंने 10 साल के लिए किस पे ले लिया है? लीज पे ले लिया है। क्योंकि कल को अगर ऐसा होता है, देखो अगर मैं कह रहा हूं कि इसको यहां से यहां पर लेकर जाना है, ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई और भी अल्टरनेट रूट हो सकता है, लेकिन अगर हमारा वहां पर बेस बना होगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, इसलिए हमने उसको ले लिया। सिंपल सा ऐसा याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। स्पेन ब्लॉक्स शिप कैरिंग आर्म्स फ्रॉम द चेन्नई टू इजराइल। देखो अभी क्या हुआ, इजराइल के अंदर चेन्नई से एक जहाज निकला, और वो जब निकला तो वो जा रहा था, देखो सुएज कैनाल से नहीं गया, क्योंकि सुएज कैनाल मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं कि सुएज कैनाल में क्या हो रहा है कि जो हाउदी ग्रुप है, जो ये यमन वगैरह है, वो अटैक कर देते हैं। और तुम किसकी हेल्प के लिए ले जा रहे हो? इजराइल के साथ तो पूरा इश्यू चल रहा है। तो इजराइल की हेल्प करने के लिए 27 टन एक्सप्लोजिव भेजा गया इंडिया की तरफ से, और इंडिया इसको भेज रहा था कहां से? आपके चेन्नई से निकला और सीधा कहां पर? इजराइल की तरफ। तो जब ये जा रहा था तो मैंने कहा सुएज कैनाल से तो जाएगा नहीं,
तो स्वेज कैनल से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा? तो वहां पर याद रखना एक दूसरा चैनल बना हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं? गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ये जो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है ये किस किस को कनेक्ट करता है? तो ये दो चीजों को कनेक्ट करता है। एक है एटलांटिक ओशियन आपका, ठीक है, एटलांटिक, और दूसरा कौन सा है? मेडिटेरियन सी। इन दोनों को कनेक्ट करता है। अब यहां से या इन दोनों के बीच में बना हुआ है, मैं कुछ ऐसा कह सकता हूं। अब यहां से ये शिप जा रहा था और इसको जाना था कहां पे? इजराइल। लेकिन बीच में कौन सी कंट्री पड़ती है? स्पेन। स्पेन ने क्या किया? इसको वहीं पर रोक दिया। क्यों रोक दिया? तो याद रखना स्पेन के साथ इजराइल के रिश्ते अच्छे नहीं है। कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले स्पेन के ऊपर भी उन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर दी थी, तब से स्पेन उसका अपोज में चला गया। और स्पेन ऑफिशियली देखा जाए तो इजराइल का सपोर्टर ना होके पैलेस्टाइन का सपोर्टर है, फिलिस्तीन जिसको कहते हैं। जब फिलिस्तीन या पैलेस्टाइन का सपोर्टर है तो उससे पूछा जहाज में क्या है, तो इन्होंने बताया 27 टन एक्सप्लोजिव है, इजराइल ले जा रहे हैं। तो उसको लगा कि इजराइल वाले किस पे छोड़ेंगे? पैलेस्टाइन पे। तो उसने वहीं पर रोक दिया। बात समझ में आ रही है? और फिर उसने कहा कि हम एक नई पॉलिसी लेकर आए हैं। और कौन, क्या नाम है उस पॉलिसी का? याद रखना, कंसिस्टेंट पॉलिसी। आपसे पूछ सकता है कि कंसिस्टेंट पॉलिसी रिसेंटली यूज की गई, किसने बनाई? तो याद रखना ये किसने बनाई है? स्पेन, ठीक है। और स्पेन ने इसमें कह दिया कि कोई भी कंट्री अगर एक्सप्लोजिव लेकर जाएगी यहां से तो हम उसको पास ही नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा मोटो है पीस इन द वर्ल्ड। हम नहीं चाहते कि पीस मेंटेन ना रहे। और पीस नहीं है इसका मतलब क्या है? तुम्हारे पास वेपन है। अगर तुम साथ में बंदूक लेकर चलते हो तो तुम पीसफुल इंसान नहीं हो। बात समझ में आ रही है ना? तो सेम वही है। तो उन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई। क्या नाम है उसका? नाम याद रखना, कंसिस्टेंट पॉलिसी। इसमें लिखा भी है न्यूज के अंदर, पढ़ लेना इसको एक बार जब आप अखबार देखोगे, ठीक है। तो इन कुछ बातों को ध्यान रखना। इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के कौन कौन से रिलेशंस हैं उनके साथ। तो देखो, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन 1972 में स्टार्ट हुआ हमारा। एग्रीमेंट ऑन कल्चरल कोऑपरेशन 1982 में स्टार्ट हुआ हमारा। सिविल एविएशन एग्रीमेंट 1986 में स्टार्ट हुआ। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट 1993 में स्टार्ट हुआ। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड द प्रमोशन एग्रीमेंट 1997 में। और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी 2002 में होती है। तो कुछ डाटाज याद रखना है यहाँ से, ठीक है। और मुझे कमेंट करके बताना व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। स्पेन की कैपिटल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो आपके सामने एक जानवर दिख रहा है, इसका नाम क्या है? आइबेरियन लाइनेक्स। ये जो आइबेरियन लाइनेक्स है ये एक्चुअली मिलता कहाँ पे है? तो जो अभी स्पेन पढ़ा था ना हमने, जैसे मान लो ये पूरा स्पेन है, ठीक है। इस स्पेन के अंदर जो वेस्टर्न जो स्पेन आता है, साउथ वेस्ट वाला, इस वाले रीजन को आइबेरियन कहते हैं या आइबेरिया पेनिनसुला कहते हैं। तो इस आइबेरिया के अंदर ये पाया जाता है आइबेरियन लाइनेक्स। ये बीच में क्या हो चुका था? एक्सटिंक्ट हो गया, तब दोबारा से देखने को मिला है। अभी कौन सी लिस्ट में है? तो एंडेंजर्ड लिस्ट में है, ठीक है। तो इसको बस न्यूज में याद रखना कि रिसेंटली ये देखा गया था। कहाँ मिलता है? तो स्पेन के अंदर, ठीक है। ऐसा याद रखना 2-4 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज थी तो हम इसको पढ़ लिए। नेक्स्ट है कीपिंग क्लोज वॉच ऑन स्टील इंपोर्ट सेज सेल चेयरमैन। देखो सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है सेल? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगर आपसे पूछे कि सेल कब बनी तो याद रखना 24 जनवरी 1973। अगर आपसे पूछे भारत में सबसे पुरानी जो स्टील की इंडस्ट्री है, स्टील फैक्ट्री, वो कौन सी है? तो टाटा यानी कि टिस्को, ठीक है ना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहते हैं इसको, टिस्को। कब बनी थी टिस्को? 1907 में जमशेदजी टाटा ने बनाई होती है। ये इंडिया की नहीं, ये आपकी एशिया की भी सबसे क्या होती है? ओल्डेस्ट स्टील कंपनी मानी जाती है, ठीक है। और भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का स्टील भी कौन बनाती है? टिस्को ही बनाती है। इस बात का भी ध्यान रखना। जिंदल स्टील भी है, हरियाणा में हिसार में बनी हुई है ना। आजकल आईपीएल में ऐड भी आते रहते हैं, उसका आपने देखा भी होगा। अब समझना कि ये जो आपका जो स्टील है इसके ऊपर क्यों न्यूज में आ गया। तो देखो अभी पता चला कि जो सेल है ना, ये सबसे ज्यादा स्टील मेकर है और ये इंपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट्स को। कहां से? दूसरे देशों से। और इसने लगभग 38% इंक्रीमेंट हुआ है किसके अंदर? इंपोर्ट के अंदर। और जब ये बाहर से इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में सेल बेचे जो स्टील बेचने के लिए, तो जो इंडिया के जो लोकल मार्केटर हैं, जो लोकल यहाँ के किंग हैं, किंग पिन हैं, जो अपने आप को यहाँ पे एक्सपर्ट कहते हैं कि जो स्टील बनाते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ के प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए? हमें प्रमोट करना चाहिए। तो ये न्यूज में आ गया कि इंडिया को हम जो खरीद रहे हैं ना, उसके ऊपर थोड़ी सी नजर रखनी चाहिए, कितना खरीदना है कितना नहीं खरीदना। अगर पूछे इंडिया में कितनी स्टील कंपनीज हैं तो याद रखना लगभग 900 स्टील कंपनीज है, लगभग, ठीक है, जो लोकल लेवल पर काम करती है। बात समझ में आ रही है ना।
बस इतना याद रखना। सेल क्या है, बनी कब थी, और जो आपका स्टील है वो बनता है तो बहुत ही रफ प्रोसेस होती है, ध्यान रखना। स्टील का जो वेस्ट होता है ना उसको हम कहते हैं स्टील स्लैग। क्या कहते हैं? स्टील स्लैग। और स्टील स्लैग को कहीं भी आप डिस्पोज नहीं कर सकते, और जब डिस्पोज नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया परेशान है स्टील स्लैग से। इंडिया इज द फर्स्ट एंड ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी बनाई। अब आप कहोगे सर व्हाट इज स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी, तो हम इसको हैंडआउट में पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें जो आपका स्टील का वेस्ट होता है, स्टील स्लैग, उसको तुम सड़क बनाने में यूज करोगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना भारत में कौन सा पहला स्टेट था या कौन सी जगह थी जहां पर स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी का रोड बनाया गया, सड़क बनाई गई। ठीक है, और वो जो सड़क थी, वो जो रोड था, वो इतना स्ट्रोंग था, आपके नॉर्मल जो तारकोल चारकोल से जो रोड बनते हैं इनसे इतना स्ट्रोंग था, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा थी। ठीक है, और सरकार इस बात पे फोकस कर रही है कि हम उसको और ज़्यादा यूज़ करेंगे ताकि इस स्टील के स्लैग को भी डिस्पोज किया जा सके और रोड भी बनाए जा सके, जैसे प्लास्टिक के साथ हुआ था। प्लास्टिक को भी सड़क में या रोड में यूज़ कर लिया गया था। ये 2-4 बातें याद रखना। बात समझ में आ रही है? उसके बाद चलते नेक्स्ट। आज के लिए आई थिंक इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।